Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो हमें यहाँ पर देखने मिला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट 3 अप्रैल को एग्री हो गया है कि वो लिस्ट करेगा सीरीज ऑफ पिटीशन जो कि कहीं ना कहीं कंसर्न दिखा रही थी वेरिफिकेशन ऑफ वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल विच इज़ दी वीवीपैट स्लिप विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अहेड ऑफ दिस लोकसभा पोल। देखिए, जो पिटीशन है यहाँ पर ये बात कर रही है कि कॉम्प्रिहेंसिव काउंट होना चाहिए वीवीपैट स्लिप का इलेक्शंस में। साथ ही यहाँ पर इन्होंने चैलेंज किया है जो करंट प्रैक्टिस है वेरीफाइंग ओनली 5 रैंडमली सिलेक्टिव ईवीएम थ्रू द वीवीपैट पेपर स्लिप, ये गलत है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इशू है, जो ओरिजिनल वोटिंग है, उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इन्होंने रेफरेंस दिया प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का 2013 का, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एम्फसाइज किया गया था कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वोटर का कॉन्फिडेंस इलेक्टोरल प्रोसेस में बना रहे। कोर्ट ने साथ में ये भी बोला है कि पेपर ट्रेल इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्री और फेयर इलेक्शन के बारे में, और इसी को लेते हुए इन्होंने डायरेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो इंटीग्रेट करे वीवीएम को विद ईवीएम्स इन 2013। साथ ही यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है कि वाइल गवर्नमेंट हैड स्पेंड नियरली 5,000 करोड़ रुपीस टू परचेज ऑलमोस्ट 24 lakhs वीवीपैट, केवल जो स्लिप है ओनली स्लिप्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वीवीपैट्स कुड बी वेरीफाइड। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक 450 पेज का इलेक्शन कमीशन ने एक एफिडेविट यहाँ पर दर्ज किया है जहाँ पर उन्होंने बताया है ये कंसर्न जो कि एक कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट वोटर्स वेरीफेबिलिटी को लेकर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगे। चलिए समझते हैं हम एग्जिस्टिंग वीवीपैट सिस्टम को। तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर बात कर रहा है कि एग्जिस्टिंग वीवीपैट सिस्टम जो है ये अलाउ कर रहा है किसी भी इलेक्टर को कि वो वेरीफाई करे कि उसने जिस व्यक्ति को वोट दिया है वो एक्चुअली उस तक गया है या नहीं। ऐसे में एक स्लिप व्यक्ति के पास आ रही है और यहाँ पर उसको देखने मिल रहा है कि उसने किसको वोट दिया है। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर बात करी है कि ये जो प्रैक्टिकल चैलेंज है कि 100% वीवीपैट सिलेक्ट को वेरीफाई करना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट nothing that chemically coated slip are sticky and time consuming to count, this could be one of the problem। साथ में यहाँ पर ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि यहाँ पर आवर्स लग सकते हैं स्लिप्स को काउंट करने में, क्योंकि एक वीवीपैट मशीन से इतनी सारी वोटर वेरीफेबल स्लिप्स निकालना थोड़ा सा इशू हो सकता है। वीवीपैट जो कि एक मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है इलेक्शन में ताकि एक पेपर ट्रेल वोट कास्ट के बारे में आपको पता चल सके। ये कहीं ना कहीं कंजुकेशन के साथ काम करती है हमारी ईवीएम्स के साथ ताकि हम ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिटेबिलिटी को बढ़ा सकें। वीवीपैट अलाउ करते हैं वोटर्स को कि वेरीफाई किया जा सके इनके वोट्स को जो कि एक्यूरेट हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं ईवीएम मशीन के द्वारा, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं अहोबिलम टेम्पल के बारे में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम अहोलियम यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन विजिटर्स टू द श्राइन कंप्राइजिंग 9 टेम्पल विद इन द नल्ला मलाय फॉरेस्ट। ये मेजर यहाँ पर लिए गए हैं टू द कंसर्न रिगार्डिंग द इंटेंस हीट वेव इफेक्ट्स जो कि यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसी की वजह से वाइल्ड एनिमल का मूवमेंट इस क्षेत्र में बढ़ गया है। समझिए, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1983 में लगभग 3,727.82 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है और कहीं ना कहीं एक बफर जोन को ये कवर कर रहा है। अहोबिलम रीजन जो है वो इसी के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है और कहीं ना कहीं ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का पार्ट बन जाता है। ऐसे में रियल फ्लोरा एंड फोना का ये पार्ट है, और चूंकि गर्मी का इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से जो जानवर हैं उनका यहाँ पर लगातार मूवमेंट भी बढ़ चुका है। चूँकि ईस्टर्न घाट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नल्लामलाई हिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपने आप में 1100 मीटर की हाइट पर ये यहाँ पर बनी हुई हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में, प्रोटोजोइक इरा से संबंधित है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनके रख रखाव को अकेला ध्यान में ना रखते हुए जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जानवर आपके हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए।
राइट। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, अपने अल्लामलाई हिल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाके पढ़ेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के बारे में, जिसे पब्लिश किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इस रिपोर्ट के आते साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने मिल रहे हैं रिगार्डिंग द ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द वर्किंग क्लास। पूरी कहानी को समझने के पहले हम समझेंगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है। देखिए, ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या बोलती है कि अगर इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से आपकी यहाँ पर ग्रो करती है तो जो पुअर पीपल हैं वो ऑटोमेटिकली इससे बेनिफिट होंगे एंड दे विल ऑल्सो बी एबल टू टेक हेल्प फ्रॉम द मार्केट। और मार्केट यहाँ पर हेल्पफुल साबित होगा उनके लिए। दैट हैज़ नॉट हैपेंड बिकॉज द मार्केट इज़ नॉट ऑलवेज फेयर। ये यहाँ पर बात करती है आपकी ट्रिकल डाउन की थ्योरी, राइट। चलिए अब देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है वर्किंग क्लास का वो बैकड्रॉप हुआ है 5.4% एवरेज से रियल इकोनॉमिक ग्रोथ से फ्रॉम 2015-16 टू 2022-2023। ये कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंट ट्रेंड दिखा रहा है बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरिया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एक रिलेटिवली हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अर्बन एरियाज़ में, जो कि 4.8% रही 2000 में, उसके बाद 1.5% रही रूरल एरिया में। हालांकि अगर हम एवरेज मंथली अर्निंग्स की बात करें तो वो यहाँ पर बढ़ गई हैं बाय 76%, स्पेशली उनके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, 44% फॉर द रेगुलर एम्प्लॉयड और 22% कैजुअल लेबर्स के लिए अर्बन एरियाज़ में 2022 में। साथ ही हायर इनकम अर्बन एरियाज़ में हमें देखने मिला है, बेटर लाइफ यहाँ पर देखने मिली है और एक रूरल अर्बन माइग्रेशन भी जो है वो यहाँ पर देखने मिला है। अलॉन्ग विद दैट IER 2024 के हिसाब से अगर हम बात करें तो ओवरऑल माइग्रेशन यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है और माइग्रेशन जो मेल्स का है वो डिक्लाइन हो गया है 1.2%, जो कि पहले हमें 2008 के आसपास देखने मिलता था। वहीं अगर हम बात करें रूरल पुअर हाउस होल्ड माइग्रेट टू स्लम्स इंस्टेड ऑफ फॉर्मल सेटलमेंट भी हमें देखने मिल रहा है। हैंस जो एनालिसिस है इनकम और एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड का स्लम ड्वेलर्स में, दैट वुड रिवील द प्रोस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड डिसेंट वर्क फॉर द पुअर इन द अर्बन इंडिया। इकोनॉमिक ट्रेंड्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करें रिपोर्ट को देखते हुए ही, तो एवरेज मंथली इनकम जो कि 2012 में लगभग 49 रुपये के आसपास हुआ करती थी, ये घटकर मतलब 5% के दर से यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस का डिक्लाइन हुआ है इसमें 2012 और 19 में। इनकम वाज द हाईएस्ट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द स्लम्स इन बोथ पीरियड। हाउएवर एट कांस्टेंट प्राइस इन 2012 देयर मंथली इनकम डिक्रीज बाय 5% इन 2019। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मंथली इनकम जो है डोमेस्टिक सर्वेंट्स के लिए, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, ये यहाँ पर हमें अभी भी कम देखने के लिए मिली है। हाईएस्ट डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो रियल इनकम में ऑब्जर्व हुआ है कंस्ट्रक्शन और रिलेटेड वर्क में, जिसमें 51% का एक डिक्लाइन हमें देखने मिला है। इसके बाद पैटी बिजनेसेस या जो स्मॉल शॉप्स हैं उसमें एक डिक्लाइन हुआ है। गवर्नमेंट सर्विसेज में 32% का डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिला है। देखिए, IER 2024 और इसका जो सर्वे डाटा है ये बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो कैजुअल वर्क हैं, स्पेशली अगर हम लेबर वर्क्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसमें इंक्रीज़ हुआ है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे खुद का बिजनेस यहाँ पर बढ़ रहा है विदाउट अ कॉमेंसुरेट राइज इन दी इनकम। ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर रहा है एक ग्राउंड वेल या फिर लो अर्निंग पेटी बिजनेस पीपल इन द स्लम्स एरिया। Hence, the higher income in urban areas compared to their rural India does not delineate the urban's poor economic mobility and the quality of work also. चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, समझेंगे हम लिविंग विल को लेकर। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि लिविंग विल क्या है। लिविंग विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि डिटेल कर रहा है द टाइप एंड द लेवल ऑफ मेडिकल केयर जो कि कोई एक व्यक्ति चाहता है अगर वो अनेबल हैं टू मेक डिसीजन और कम्युनिकेट देयर विशेस व्हेन केयर इज़ नीडेड। सपोज किसी भी व्यक्ति को पैरालाइज हो गया है, कोई कोमा में चला गया और वो नहीं उस समय बता सकता, ऐसे में कोई भी व्यक्ति जब भी वो होश में है वो उस समय बता सकता है कि अगर कोई कंडीशन आती है तो वो किस तरीके का ट्रीटमेंट या क्या चाहते हैं। लिविंग विल यहाँ पर एड्रेस करता है बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स को, जैसे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जैसे रिसक्सिएशंस,
वेंटिलेशन, डायलिसिस। एक व्यक्ति यहाँ पर अपॉइंट कर सकता है एक हेल्थ केयर प्रॉक्सी को, ताकि वो यहाँ पर डिसीजन ले सके रिगार्डिंग केयर व्हेन दे आर अनेबल टू डू सो, और इसी को यहाँ पर बोला जाता है लिविंग विल। द लिविंग की बात करें तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एड्रेस कर रहा है कि हाउ द असेट ऑफ द incapacitated person should be managed. People can enlist the service of an estate planner or an attorney to help draft or review the living will. भारत में बात करें तो 2018 में एक जजमेंट आया था इन द कॉमन कॉज वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द अनदर, जहां पर अलाउ किया गया था पैसिव यूथेनेशिया को। इट वॉज इन रिस्पॉन्स टू द अरुणा शानूबाग केस, आप सभी को पता होगा, जहां पर प्रोटोगोनिस्ट वर आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ द मर्सी किलिंग टू अरुणा। ये गाइडलाइन यहाँ पर पर्टेन कर रही थी टू क्वेश्चन सच एज हु वुड एग्जीक्यूट द लिविंग विल and the process by which approval could be granted by the medical board. इसमें यहाँ पर डिक्लेयर किया गया that an adult human being having mental capacity to take an informed decision has all the right to refuse medical treatment including अगर वो लाइफ सेविंग डिवाइसेस से विड्रॉ करना चाहते हैं, राइट। सो यहीं पर इसका कॉन्सेप्ट आया और कहीं ना कहीं हमें यूथेनेशिया से समकक्ष ये देखने मिला। यूथेनेशिया जो कि एक प्रैक्टिस है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा यहाँ पर फॉलो की जाती है बाय विलफुली एंडिंग देयर लाइफ, ठीक है। जब कोई इनक्योरेबल कंडीशन हो, इंटॉलरेबल पेन हो, सफरिंग हो, ऐसे में एक्टिव या पैसिव यूथेनेशिया ले लिया जाता है। एक्टिव यूथेनेशिया में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत इंटरवेंशन होते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को लाइफ को यहाँ पर सब्सटेंस या एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे लीथल इंजेक्शन की सहायता से ख़त्म कर दिया जाए। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है लाइफ सपोर्ट से विड्रॉ कर देना, ट्रीटमेंट को ख़त्म कर देना, और टर्मिनली धीरे धीरे व्यक्ति यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अलाउ किया पैसिव यूथेनेशिया, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कि लिविंग विल जो है टर्मिनली इल पेशेंट का, ये यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। दैट मीन्स इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय एन एग्जीक्यूटर, उस इंडिविजुअल के द्वारा जो यहाँ पर यूथेनेशिया लेना चाहता है, इन द प्रेजेंस ऑफ टू असिस्टिंग विटनेस टू बी फर्दर कॉन्टेस्टिगेशन बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। कोर्ट यहाँ पर गाइडलाइन इशू किया और बताया कि किस तरीके से ये कार्य होगा, करेक्ट। देखिए, लिविंग विल और यूथेनेशिया अचानक से भारत में नहीं आया। अरुणा शानबाग 2011 से केस चल रहा था। एस पुट्टस्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी की बात हुई, आर्टिकल 21 को इंक्लूड किया गया कि भाई इंडिविजुअल के पास अधिकार है टू लिव विद द डिग्निटी, इसीलिए पैसिव यूथेनेशिया की बात की गई। और 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यहाँ पर बात की गई कि किसी भी व्यक्ति के पास राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है, एज द राइट टू लिव विद द डिग्निटी अपने आप इसका पार्ट बन जाता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से एक लाइन लिखता है, वी डिक्लेयर दैट एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैविंग द मेंटल कैपेसिटी टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन हैज़ द राइट टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग विड्रॉल फ्रॉम द लाइफ सेविंग डिवाइसेस। The right to die with dignity is a part of the right to live with the dignity. I unquote। ये यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन आपको एज इट इज़ देखने के लिए मिल जाएगी और इसी गाइडलाइन के अनुसार बात की गई लिविंग विल को लेकर। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो सब बोल दिया, लेकिन अभी भी भारत में इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिल रही है। इनिशियली कोर्ट प्रोसीजर यहाँ पर डीम किया गया कि भाई हमें प्रिवेंट करना है, एक कुछ ऐसी एक्टिविटी ना हो जहाँ पर पेशेंट की प्रॉपर्टी पाने के लिए लोग ऐसी हरकतें कर दें, है ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी आपको भारत में बहुत देखने के लिए मिलती है। साथ ही क्या फ्लॉज हैं उसको यहाँ पर देखना, एक रिवाइज्ड प्रोसेस यहाँ पर लेकर आना कि लिविंग विल मस्ट बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस, जैसे मैंने आपको बताया। इफ़ द पेशेंट लूजेज द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ट्रीटिंग डॉक्टर यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर सकता है लिविंग विल को अगेंस्ट द कस्टोडियन कॉपी और द डिजिटल हेल्थ। साथ ही चैलेंज क्या है, देखिए, रिवाइज प्रोसीजर के साथ लोकल गवर्नमेंट जनरली नॉट डेजिग्नेट कस्टोडियन फॉर द लिविंग विल, या यहाँ पर कोई भी प्रोटोकॉल साइन नहीं किया गया है। एक क्लियर गाइडलाइन का यहाँ पर नहीं होना, प्रोटोकॉल्स का मिसिंग होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्रिएट कर देता है विद दिस पर्टिकुलर
सिचुएशन, राइट। तो नो डाउट कि भाई गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा इनिशिएट ले रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छी चीज़ बोल दी। क्यों? क्योंकि भाई भारत पहली कंट्री नहीं है। यूके की बात कर लें, ठीक है, यूएस की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, सबके यहाँ अपने अपने अलग अलग लॉज हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बट एक क्लियर गाइडलाइन होना भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जितनी भी जो कठिनाइयाँ हैं जो लिविंग विल को लेकर आ रही हैं उनको दूर किया जा सके। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। चलिए, बात करी जा रही है न्यूक्लियर स्टडी को लेकर। एक स्टडी यहाँ पर कंडक्ट की गई बाय द एकेडमिक्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जिसने हाईलाइट किया है कि क्या आवश्यकता है, कितने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है इन न्यूक्लियर एनर्जी एंड द रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया, ताकि अचीव किया जा सके इट्स डेवलपमेंट गोल एंड नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बाय 2047 एंड 2070 रिस्पेक्टिवली। ये स्टडी यहाँ पर कंडक्ट की गई बाय द ऑफिसर ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और उन्होंने बात करा कि अभी भी अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का बात करें तो इसका बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। एक सिनेरियो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जब भारत रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बात कर रहा है, कार्बन एमिशन कम करने की बात कर रहा है, तो वाई वी आर नॉट वर्किंग फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी, बिकॉज भारत के जो गोल हैं, ठीक है, ये उसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। जैसे एमिशन जो है उसको घटाया जा सकता है, हम नेट ज़ीरो के लिए काम कर सकते हैं, साथ ही हम 5 फोल्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में, और 30 गीगावाट 2030 तक और 265 गीगावाट 2050 तक क्लीन एनर्जी के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। बाय 2030 ओनली न्यूक्लियर पावर यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 4% इंडिया की टोटल एनर्जी में, जिसकी वजह से एक हमें सिग्निफिकेंट राइज देखने मिलेगा जो हमारा गोल है उसको देखते हुए। वर्तमान समय में सोलर एनर्जी लगभग 16% कैप्चर कर रहा है इंडिया के स्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी का। वहीं कोल की बात करें तो कब लगभग 49% हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, जिसके लिए कोई खास कार्य होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ऑलराइट, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द इलेक्टोरल मैकेनिज्म इन इंडिया, और दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है अर्बन पुअर स्टेटस इन इंडियन सेक्टर। So what all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below. साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyaPandey@raoseacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.